अगला चुनाव भी नीतीश कुमार जी के चेहरे पे लड़ेंगे या आपका पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन इस बात पर भी पहुंच रहा है कि अगला सीएम बिहार का चिराग पासवान हो सकते हैं? अगली बार साल के इसी समय जब दोबारा आज तक पे कॉन्क्लेव हो रहा होगा तो मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। उसके बाद वाले में कुछ तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होगा ना आपका बिहार को लेकर। क्या एम्बिशन है? आप बिहार को बदलना चाहते हैं ना? बिल्कुल। तो नीतीश बाबू को तो बहुत साल मिल गए, बदला है? देखिए, इस बात को अस्वीकार तो नहीं कर सकते और इसको तो मैंने तब भी स्वीकारा था जब मेरी सहमति बहुत से विषयों पर हमारे मुख्यमंत्री के साथ नहीं होती थी। मैंने उस वक्त भी स्वीकारा। 2005 के बाद जो बिहार ने बदलाव देखे हैं वो मौजूदा मुख्यमंत्री की वजह से ही देखे हैं। उससे पहले का वो जो जंगल राज पलायन की वो तस्वीरें जो अगर कोई बदल पाया है तो मौजूदा मुख्यमंत्री पर। मैं उतनी ही विनम्रता से मानता हूँ कि अभी भी कई कार्य करने बाकी हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये भी एक मैनिफेस्टेशन का ही हिस्सा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मैंने सबसे ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की मैंने मैनिफेस्टेशंस की थी। उस वक्त मैंने कहा था कि हाजीपुर से आता हूँ, हाजीपुर का केला है, मुजफ्फरपुर की लीची है, भागलपुर का आम है, मखाना है, इन सब के प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पे लगने चाहिए। वो भी मुझे लगता है इतनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन हो गई थी कि इवेंचुअली मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे जिम्मेदारी दी तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ही जिम्मेदारी दी। अब इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, इस सेक्टर को बढ़ावा देने की ज़रूरत है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि बिहार में धीरे धीरे उद्योगीकरण जब होगा, मैंने कोटा का जिक्र किया, क्यों मेरे बच्चे जाते हैं, उस तरीके के एजुकेशनल हब पटना में बन सकते हैं, भागलपुर में बन सकते हैं, दरभंगा में बन सकते हैं, बिहार के अलग अलग ज़िले में बन सकते हैं। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। अब स्क्रीन पर दो तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूँ। एक पोस्टर है आपकी पहली फिल्म का। अरे प्रभु, हे भगवान, उधर, हे भगवान, इधर भी दिख रहा है मुझे। अच्छा। और एक पार्लियामेंट की अभी की तस्वीर है। ये कौन सा मैनिफेस्टेशन है? कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। कल मैं मिला कंगना से एंड थैंकफुली हम लोग इनसाइड पार्लियामेंट मिले, वो भी काफ़ी खुश थी, मैं भी काफ़ी खुश था। हाँ। कि कम से कम मीडिया के सामने कोई और ऐसी तस्वीर नहीं जा रही है जिसको लेके पता नहीं क्या क्या एजम्पशन चल रहे हैं। बट क्या बोलेगा कोई इस पर? आपके पर्सनल लाइफ में भी लोगों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि चिराग जी। मैं वापस बिहार पे आते हैं और बिहार की राजनीति 2025 के चुनाव है सर पे। अंजना जी, ये क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? तो इतना बता दीजिए कि कितनी सीटें लेंगे आप? जब 5 सीटें आपने लोकसभा में ली तो वो लगभग 12.5% है। 12.5% अगर विधानसभा में मिलेगा तो वो लगभग 30 सीट है, लेकिन आप 43-45 सीट मांगते हैं। मुझे ही नजरें दिखाने लगे गुरेड के, नहीं मैं कोई एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट लगा रही हूँ। 45 चाहिए, 50 चाहिए, कितनी सीटें? क्योंकि अब तो बहुत कम टाइम है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, गठबंधन के भीतर मैं यही कागज लेकर बैठूंगा। आपने काम इतना आसान कर दिया, इक्वेशन फॉर्मूला सब तैयार है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक बात, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि मैं कोई भी संख्या का जिक्र सार्वजनिक मंच पर पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में करूं, ये उचित नहीं है। तो कोई आंकड़े तो मैं यहाँ पे दूंगा नहीं। बट ऑनेस्टली मैं ये बात भी बोलूँगा, मुझे लेके ना फिर वही परसेप्शन पहले आ जाता है कि मैं बहुत हार्ड नेगोशिएटर हूँ, ज़्यादा सीटें डिमांड करता हूँ। झारखंड चुनाव को लेकर मतलब इस बात को मीडिया ने क्लियर कर दिया कि मैं 5 सीटें मांग रहा था, 7 सीटें मांग रहा था, कुछ जगह तो 12-13 तक का भी आंकड़ा चला गया था। जहाँ पे मैं एक चुनाव नहीं जीता था वहाँ पे मैं 13 सीटें मांग रहा हूँ। मतलब ये तो मेरी सोच में कभी नहीं आ रहा था। उस वक्त भी मेरी सिर्फ एक सीट की ही ख्वाहिश थी। मैंने झारखंड में, इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड में रखना चाहता हूँ, हेमंता जी से पूछिएगा, वो उस वक्त चुनाव के प्रभारी थे। मैंने एक मांगी थी, मुझे एक ही मिली, क्योंकि 2014 में जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी थे, उस वक्त भी हम लोगों ने गठबंधन के तहत एक ही सीट पर चुनाव लड़ा था। बस उस वक्त दिक्कत ये थी कि वो हमारे पसंद की सीट नहीं थी। इस वक्त मेरी बस सिर्फ चाहत इतनी थी कि मेरी पसंद की सीट हो। मैं अपने उस स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना चाहूँगा। संख्या पे जाने की बजाय मैं उन सीटों को लेना ज़्यादा पसंद करूँगा जिन सीटों पर मेरा प्रदर्शन अच्छा हो, जिनको मैं जीतूँ। स्ट्राइक रेट मेरा मेंटेन रहे, मेरा लक्ष्य उस होगा। कास्ट सेंसस को लेकर, गवर्नमेंट जॉब्स में लैटरल एंट्री को लेकर, इन दो मुद्दों पर ऐसा प्रतीत हुआ कि आप मौजूदा सरकार के विपरीत आवाज में बोल रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है? और कई लोग मानते हैं कि आप एक दरवाजा तेजस्वी यादव के साथ भी खुला रखना चाहते हैं अगर पोस्ट पोल अलायंस की जरूरत बिहार में बने। क्या वो दरवाजा खुला है? क्या पैर आपका है? दरवाजा से मेरे चाचा ने मेरे लिए बंद किया था, उसके अलावा तो मैंने कोई ऐसा दरवाज़ा देखा नहीं जो बंद हो। बट अगर आप राजनीतिक दरवाज़ों की बात कर रहे हैं, मैं इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ। मैं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स का मैं विश्वास नहीं रखता। मैं इस बात को कहता रहा हूँ, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ, जब तक मेरे प्रधानमंत्री
मौजूद हैं तब तक मेरा समर्पण पूरी तरीके से इस गठबंधन के साथ है। कितनी भी परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, 2020 से ज़्यादा तो विपरीत नहीं हो सकती। मैंने उस वक्त कोई चांस ऑल्टरनेटिव, नहीं है तेजस्वी यादव से अलायंस का? कोई चांस नहीं है। पॉलिटिक्स में यू शुड नेवर से नेवर, बट मैं इस बात को ज़रूर कह सकता हूँ डंके की चोट पर कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरा पूरा समर्पण और पूरा साथ मेरा उनके लिए है। उनके साथ मजबूती से मैं खड़ा हूँ और मैं मानता हूँ कि ये साथ इतना मजबूत है, ख़ासतौर पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं देखूँ। ऑल्टरनेटिव अलायंस की सोच आप तब रखते हैं जब मौजूदा अलायंस वर्क नहीं करता या डिलीवर नहीं कर पाता, जबकि ये 100% विलिंग अलायंस है। मैं मानता हूँ जिस मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यही मजबूती अगर बरकरार रही, 225 सीटों से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार बिहार में हम लोग सरकार बनाएंगे। ये अलायंस वो ताकत रखता है। कास्ट सेंसस पर आपने कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं उस पर भी मैंने कहा है, मैं इसका पक्षधर हूँ। मैं चाहता हूँ कि कास्ट सेंसस एक बार होना चाहिए। इसके कारण है, देखिए फिर वही बात है, मैं जाति में विश्वास नहीं रखता तो कास्ट सेंसस की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ, हम लोग स्वीकारें नहीं स्वीकारें, बट ये सच्चाई तो है ही। ऐसे में वो आंकड़े सरकार के पास होने ज़रूरी हैं जिनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ आप नीतियों का निर्माण करते हैं। कई बार स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, अलग अलग जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। ऐसे में उनकी आबादी कितनी है, ये आंकड़े सरकार के पास तो कम से कम होने चाहिए। उसी के अनुपात में आप राशि का आवंटन करेंगे। तो मैं मानता हूं, मैं सार्वजनिक करने का मैं पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि पहले हम लोग जाति के नाम से जाने जाते थे, फिर परसेंटेज के हिसाब से जाने जाएंगे। तुम 5% वाले हो, हम 10% वाले हो, तुम 13% वाले हो। कोई मतलब नहीं है इस विवाद को बढ़ाने का। बट हाँ, ये आंकड़े सरकार के पास ज़रूर हों ताकि उन नीतियों का निर्माण सही ढंग से हो सके। बटेंगे तो कटेंगे का नारा आपको सूट करता है? आज दो लोग, प्रियंका वाड्रा गांधी ने तो पहली बार अपना भाषण दिया सदन में, अखिलेश यादव, दोनों का कहना है कि देश में डर का माहौल है और चुनाव रिग होता है। आपका बटेंगे तो कटेंगे नारे पर क्या स्टैंड है, और क्या देश में डर का माहौल है मौजूदा सरकार में? उनके इस आरोप पर जवाब। पिछले 10 साल से ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम उनके घटक दल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी नैरेटिव के साथ 2019 के चुनाव में गए, इसी नैरेटिव के साथ 2024 के चुनाव में गए। जनता ने सिरे से इनको नकारा। ये वही लोग हैं जो जाके वोट देते हैं। अगर डर होता तो वोट आपके पक्ष में जाता। और उसके बाद जो एक और काउंटर नैरेटिव सेट किया जाता है कि ईवीएम मशीन्स रिग्ड हैं, चुनाव रिग्ड हैं, तो मुझे बताएं, जिन सीटों पर आप जीत कर आए हैं या आपके इतने सांसद जीत कर आए हैं, तो सबसे पहले तो आप सब इस्तीफा देना। क्यों स्वीकार रहे हैं? उसी ईवीएम मशीन से जीते हुए लोग उसी विधानसभा, उसी लोकसभा में बैठकर बोलते हैं कि गलत है। इसका मतलब फिर आपका भी चुनाव गलत है। और अगर आपको इतना ही अविश्वास है चुनावी प्रक्रिया पे, तो घोषणा करें ना कि आप अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर क्यों जाते हैं आप चुनाव लड़ने? झारखंड में पूरे ताम झाम के साथ आप शपथ ग्रहण करेंगे, विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को आप लाएंगे। ये भी उसी ईवीएम मशीन से जीता हुआ चुनाव है ना। आप शपथ ले लेने से मना कर दीजिए, तब मैं मानूंगा कि आपकी सोच सच्ची है। इतनी ईमानदार है और इतना ही विश्वास है आपको आपकी सोच पे, तो ये कड़ा फैसला लीजिए ना। नहीं ले कोई भी जीता हुआ सांसद विपक्ष का, जीता हुआ विधायक विपक्ष का शपथ लेने से इनकार कर दे, नहीं जाए, अपनी सीट की, जीती हुई सीट को नकार दे, तो मैं मानूंगा आपकी सोच सही है। बट जहां पर आप जीते हैं, आज प्रियंका जी जीत कर आई हैं, बट उसी ईवीएम को अगर आप कोसेंगी तो उसी ईवीएम ने आपको जिताया। तो एक जगह वो सोच सही है, दूसरी जगह वो गलत है। ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म जो विपक्ष का है, इसी को जनता नकारती है।